नमस्कार, मैं राजू शुक्ला अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुक्ला जी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, थोड़ा ये वीडियो थोड़ा आपको लेट मिल रहा है, कारण मैंने उधर ही बताया था स्वास्थ्य है, इधर भी थोड़ा सा समस्याएं हैं। जाड़े की वजह से मैं इसिनोफिलिक हूँ, थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं मेरी। तो आइए आज के क्लास में आपको मौलिक अधिकार, आज से हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। हमारी जो मैंने कहा था कि आपसे हमालों की यात्रा शुरू हुई इंट्रोडक्टरी वीडियो से। मैंने आपको संवैधानिक विकास का इतिहास पढ़ाया, यहाँ से क्वेश्चन से और आते हैं। उसके बाद दूसरा पोर्शन संविधान सभा पढ़ाया, संविधान पर विदेशी प्रभाव पढ़ाया और अनुसूचियां बताई, नागरिकता बताया। हर जगह से एक एक क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग अपने संविधान के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे आ चुके हैं। ये मौलिक अधिकार वाला पार्ट हमें पढ़ना है। मौलिक अधिकार जानने से पहले हम थोड़ा सा मानव अधिकार की बात करते हैं। मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को मानव होने के नाते मिलते हैं। यदि बच्चा माँ के गर्भ से बाहर जो ही आता है त्यों ही उसके ये अधिकार मिलते हैं। अर्थात मानव अधिकार किसी संविधान के मोहताज नहीं है। मानव अधिकार मानव को जो है किसी व्यक्ति पैदा कहीं पे हुआ, उसके अधिकार पूरे विश्वव्यापी एक तरह समझ लीजिए। तो मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है। हल्का समय बहुत इस पर लंबा नहीं कीजिएगा। मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है। अब इसकी तुलना में इसके कंपेयर में जो मौलिक अधिकार है वह एक संकीर्ण अवधारणा है। मौलिक अधिकार एक संकीर्ण अवधारणा है। संकीर्ण अवधारणा है किस संदर्भ में हम कह रहे हैं? मानव अधिकार के। हमने कहा कि अगर मानव अधिकार और मौलिक अधिकार दोनों की तुलना की जाए तो वहां पे मानव अधिकार प्रभावी होंगे, वो बड़ी व्यापकता लिए हुए होंगे कि व्यक्ति पूरे संसार में कहीं पर रहे उसके मानव अधिकार एज इट इज बने रहते हैं। मौलिक अधिकार जिस देश का व्यक्ति जिस देश का नागरिक होगा उसके संविधान द्वारा उसे प्रदत्त अधिकार मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार, और यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसी संविधान में लिखी हुई बातों के अनुसार उसको परिहार मिलेगा, न्याय मिलेगा। सॉरी भाई, खांसी मुझे आजकल आ रही थोड़ी सी। तो आइए अपने संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। 12 से 35 के बीच में पहला प्रश्न यहीं से आपका शुरू हो जाता है कि भाई भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की बात की गई है? ये भाग 3 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। लोग जो है मौलिक अधिकार को ये मानते हैं कि वो अनुच्छेद 14 से 35 के बीच में है। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 35 के बीच में ना होके संविधान हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। अब भाग 3 को हमारे संविधान का एक शब्द मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा, अब आपके मन में विचार आएगा भाई मैग्ना कार्टा क्या है? महत्व से संबंधित बातें हैं, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम। मैग्ना कार्टा ये ब्रिटिश शब्दावली है। सन 1215 में मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा के बारे में जान लीजिए। सन 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वितीय ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदत्त किए, कुछ नागरिक अधिकार उन्होंने दिया। इसको वहां पर मैग्ना कार्टा कहा गया। तो चूंकि वहां का संविधान अलिखित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, फिर भी नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। अब
सेम वैसी ही बातें भाग 3 में भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को मिली हुई हैं, इसलिए इसको भाग भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहां से प्रश्न आता है कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्यों? क्योंकि भारत मौलिक अधिकार जैसा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज नागरिकों को मिली हुई है, जिसके लिए लोग जो है जीवन भर लड़ते रहते हैं। तो ये मैग्ना कार्टा की बात आ गई। अब बात आती है कि भाई मौलिक अधिकार की प्रकृति। अब हम अनुच्छेद 12 से 35 के बीच हमने आपसे कहा है कि 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकार है। तो अब शुरुआत तो सही बातें होती है, मौलिक अधिकारों की जो शुरुआत होती है वो अनुच्छेद 14 से शुरू होती है। मैं आपको यहाँ एक सूची भी अभी दूंगा कि एक जो सामान्य से प्रश्न होते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या, छोटी सी बात है वो अभी आज ही दे दूंगा। उसके बाद में एक एक मौलिक अधिकार की विशद व्याख्या, भरपूर लंबा एक व्याख्या जो आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो पहले देख लेते हैं कि भाई 12 और 13 में क्या है। जो आपका अनुच्छेद 12 है, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, क्योंकि जो मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, ये राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त होते हैं। तो एक प्रश्न ये बनता है कि मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है। तो इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार की प्रकृति निषेधात्मक होती है। हालांकि उसके पहले एक बात और थोड़ा सा जान लीजिए, राज्य की परिभाषा से पहले एक बात और। मौलिक अधिकार जो है ऐसे अधिकार जिनके बगैर व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे अधिकार, हमने आपको जब नागरिकता पढ़ाया था तब भी बताया था प्रजा और नागरिक में क्या अंतर है। तो वहां हमने आपको बताया था कि प्रजा के केवल कर्तव्य होते हैं, जबकि नागरिक के अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं। मौलिक अधिकार में वो बातें बिल्कुल फलीभूत होती हुई दिखती हैं। अर्थात अधिकार नहीं होगा, सिर्फ आपका कर्तव्य ही होगा, तो व्यक्तित्व बिल्कुल जो है अधूरा सा होगा। तो व्यक्तित्व के चौमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है। व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसकी भी उपलब्धि से मौलिक अधिकार करवाते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, हमने यहाँ कहा ना। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और तो राज्य की, पहले हम राज्य जान लेते हैं। हम लोग जो वर्तमान में जिस राज्य की बात करते हैं, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो हम लोग जो राज्य की बात करते हैं बातचीत सामान्य बोलचाल में, उसमें हम लोग आपसे पूछेंगे आप किस राज्य के हैं, तो आप बोलेंगे हम यूपी के हैं, हम एमपी के हैं, हम राजस्थान के हैं, अलग अलग राज्यों की बात। लेकिन यहाँ पर राज्य उसे कहा जाता है, राज्य से तात्पर्य उन सारी संस्थाओं से है जिनकी स्थापना सरकार ने की है, या वो सारी सार्वजनिक या प्राइवेट संस्थाएं जो सरकार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायता लेती। आपको नॉर्मल सी एक बात हल्की सी ये बता देते हैं। हालांकि राज्य के अंतर्गत संसद, आपकी विधायिका, आपका जो है संसद विधायिका मतलब संसद, और राज्य विधान मतलब राज्यों में राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका केंद्र और राज्य दोनों की, नौकरशाही, विश्वविद्यालय, मतलब हर वो संस्था जिसके तहत आपको कुछ उसके नियम आपको फॉलो करने पड़ते हैं, या आपको लगता है कि आपने कुछ अगर गलत किया तो उसके प्रति आपको उत्तरदायी होना पड़ता है। तो ऐसी वो सारी संस्थाएं जो सरकार से कुछ सहायता प्राप्त होती हैं या सरकार की संस्थाएं, वो सारी संस्थाएं राज्य कहलाती हैं। और अपना जो भाई राज्य के अंतर्गत आप रहेंगे तो आपके कुछ कभी मौलिक अधिकार का हनन होगा, कभी आपको अपने अधिकारों की मांग करनी होगी। तो ये सारी चीजें जो है राज्य के खिलाफ आप करेंगे, क्योंकि राज्य कुछ नियम कानून बनाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसके खिलाफ जाएंगे। तो जैसे मौलिक अधिकार में जब मौलिक अधिकार आप जब पढ़ेंगे तो होगा कि भाई जिससे कानूनी समता की बात की जाएगी, ये होगा कि भेदभाव की मनाही है, अवसर की समानता अगर नहीं मिले तो वो दिलवाएगा, ठीक है, आपको किसी विशेष क्षेत्र में जाने से रोकेगा। तो इस तरह जो है बार बार जो है आपको नहीं वाली बात आती है। तो ये एक तरह से मौलिक अधिकार की जो प्रकृति है वो निषेधात्मक है, हमें राज्य के विरुद्ध मिलता है मौलिक अधिकार। तो आपको नॉर्मली जानना है अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा हमने बता भी दिया कि राज्य क्या है। राज्य वो यूपी एमपी वाला नहीं, राज्य हर वो संस्था
जो आपके लिए कुछ न कुछ नियम कानून बनाती है, उसके तहत आपका जीवन चलता है। ऐसे नॉर्मल आम भाषा में समझ सकते हैं। हमने बता भी दिया कि जैसे कह दिया कि विधायिका कह दे तो क्या संसद व राज्य विधानमंडल। थोड़ा सा नोट आप लोग कर लीजिए हल्का सा कि भाई राज्य के अंतर्गत देखिए क्या क्या आ रहा है मौलिक अधिकार के संदर्भ में। फिर विधायिका हमने कहा, दूसरा हमने कह दिया कार्यपालिका। कार्यपालिका में हमने कह दिया भाई केंद्र और राज्य दोनों की, और केंद्र व राज्य दोनों की। तो आप ये जानते हैं, आपको विधायिका कार्यपालिका हमने सब बता दिया है। नौकरशाही विश्वविद्यालय, आप किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उससे संबंधित विद्यालय है तो उनके लिए वो नियम कानून बनाएगा, उन्हें वो मानना पड़ेगा, और तो उनके लिए वो राज्य हो जाएगा। लिमिटेड कंपनियां इत्यादि सब जो है, यहां तक कि अब बीसीसीआई भी जो है, बीसीसीआई विधि आयोग ने कहा कि बीसीसीआई को भी शामिल कर लिया जाए भाई राज्य की संस्था में, क्योंकि ये भी नियम कानून बहुत सारे बनाती है। तो ये सारी बातें देखिए, राज्य की मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्य की परिभाषा देखिए, ये सारी चीजें आती। तो थोड़ा ध्यान से इन बातों को सुनिएगा, सुन के नोट्स बनाइएगा। अब अनुच्छेद 12 की बात हम लोगों ने कर ली कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अब अनुच्छेद 13 यह जो है, यहां से एक प्रश्न यही बनता है कि भारतीय संविधान का, ये आप लिख सकते हैं, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। ये नॉर्मल सा यही बात जो मैं लिख रहा हूं अभी, यही बात जो है आपसे पूछ ली जाती है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है। आपको सारा है यार, लेकिन अनुच्छेद 13 सबसे महत्वपूर्ण है। अमहत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। विधि की परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया, और एक महत्वपूर्ण होने का एक कारण और, यहां पर न्यायिक, हालांकि आपको मैं न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो ही बताऊंगा, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, पावर अनुच्छेद 13 से ही न्यायपालिका को मिलता है। यहां यह कहा जाता है कि मान लिया, अब विधि क्या होती है? मतलब विधि यही जो राज्य हैं, जो विभिन्न प्रकार के नियम बनाया, कोई राष्ट्रपति ने कोई अध्यादेश जारी किया, राज्य मतलब के भारत की सरकार ने कोई सर्कुलर जारी किया, कोई परिपत्र जारी किया, कोई अधिसूचना निकाली, ये सारी बातें जो है विधि के अंतर्गत आती। विधि मतलब संविधान लागू होने से पहले की विधि भी और संविधान लागू होने के बाद की विधि, ये सारी चीजें जो है अनुच्छेद 13 में। तो अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि यदि राज्य द्वारा बनाया गया कोई भी नियम, अधिनियम, अध्यादेश, कानून, आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, जो भी, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो उसे विधि में लिखी हुई बातें, जो बातें किसी नागरिक के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, उन्हें न्यायपालिका विधि शून्य घोषित कर देती है। यदि पूरा नियम भी खत्म करना, कभी कभी होता क्या है कि उस पूरा नियम ही नुकसान करता है, तो पूरे नियम को भी वो समाप्त कर सकती है। यह पावर, यह अधिकार अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को मिला है, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार। इसलिए यह जो है सबसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जिस तरह भारत के संविधान का भाग 3 मैग्ना कार्टा है, मतलब संविधान का मैग्ना कार्टा है, उसी तरह आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 13 भी सबसे महत्वपूर्ण, यह भी मैग्ना कार्टा भी कह सकते हैं। मैं इसको मैग्ना कार्टा पूछा नहीं जाता, लेकिन यह भी एक मैग्ना कार्टा जैसा ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि यह राज्य की कोई ऐसी विधि मूलाधिकारों का उल्लंघन करती है
तो उसे अनुच्छेद 13 की यथा परिभाषित विधि नहीं माना जाएगा। ऐसी विधि को उल्लंघन की सीमा तक न्यायपालिका विधि शून्य घोषित कर देगी, या अगर हो सकता है पूरे विधि को ही विधि शून्य घोषित कर दे। इस तरह न्यायपालिका इस अनुच्छेद के माध्यम से जो शक्ति प्राप्त करती है, उसके माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करती है। इसलिए यह अनुच्छेद 13 सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें जो है विधि की परिभाषा दी गई है, विधि की परिभाषा दी गई है, पूरा हम आपको नोट करवा देते हैं। विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा दी गई है, विधि की परिभाषा दी गई है। और आप आगे लिख लीजिए, अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य का कानून, नियम, अधिनियम, अध्यादेश, परिपत्र, जो भी ये यदि सभी क्या है इत्यादि विधि के अंतर्गत आएंगे, विधि के अंतर्गत आएंगे। एक शब्द में आप लिख सकते हैं कि यहां पर यदि इनके द्वारा बनाए गए नियम यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका इसका न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा। उसे लगेगा कि यदि नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उसे इससे प्राप्त अधिकार के तहत उसे विधि शून्य घोषित कर देगा। मतलब उल्लंघन की सीमा तक, अगर ऐसी विधि को उल्लंघन की सीमा तक, मतलब उस विधि में जो शब्द उल्लंघन कर रहे होंगे उस शब्द को न्यायपालिका हटा सकती है। आप लिख सकते हैं कि ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति न्यायपालिका को यहीं से मिलती है। बाकी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से, यहीं से मिलती है। मुझे सुन के आप नोट्स बना लीजिएगा। तो ये 12 और 13 हो गया, इसको ना भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो 12-13 हो गया। हमने आपसे अभी वादा किया है थोड़ी देर पहले कि आपको हम मौलिक अधिकार की सूची देंगे। तो इस तरह जो है आपको अब मूल अधिकारों की सूची बना लीजिए हल्का सा। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की सूची, मौलिक अधिकारों की सूची, अधिकारों की सूची ऐसे करके बना लीजिए भाई। तो मौलिक अधिकारों की सूची में हम अलग अलग लिखेंगे। वैसे तो मान लिया समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार था जिसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह हमारे पास 6 मौलिक अधिकार। पहले तो यही लिख लीजिए, पहला समानता का अधिकार। एक क्वेश्चन देखिए यहीं से आ जाता है, समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 के बीच। अब कभी कभी देखिए यहां से एक प्रश्न बनता है कि भाई 14 से 18 के बीच में कितने अनुच्छेदों में समानता का अधिकार है? तो 14, 15, 16, 17, 18 लगभग 5 अनुच्छेद हैं। यहाँ है ना 5 अनुच्छेद। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यही क्रम है, कभी कभी इस क्रम से भी पूछ लेता है, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्रम से भी क्वेश्चन तो कहीं से बन सकते हैं। अनुच्छेद 23, 24।
शोषण के विरुद्ध हो गया। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या शिक्षा संबंधी अधिकार लिख सकते हैं आप। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। एक एक मौलिक अधिकार हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, वैसा अभी तक आप लोग पढ़े नहीं होंगे। बड़े ही एकदम बिल्कुल आम भाषा में सारी बातें क्लियर कट हो जाएंगी। अभी चूंकि ये शुरुआत है, आज मेरी ये भूमिका समझ लीजिए। तो ये जो है अनुच्छेद 32, मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में ये अंतर है कि मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाता है, और जब कानूनी अधिकार हो जाता है तो व्यक्ति को फिर चैनल के पहले अधीनस्थ न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरह जाता है। तो ये देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है, लगभग 5 अनुच्छेदों के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद में है, 23, 24, 25। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। हमने आपको ये अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जब अब ये कैसे हैं, कब हैं, क्या परिवर्तन हो, ये सारी बातें हम आपको जो है बताएंगे। आगे चल के एक एक अधिकार को क्लियर कट समझाएंगे, उसके बारे में भरपूर व्याख्या करेंगे। तो आज हमने ये जाना कि मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं, मौलिक अधिकार और मानव अधिकार में क्या अंतर है, मौलिक अधिकार क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, और मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है, ये हमने आपको बता दिया। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है, 14 से 18 के बीच अधिकार है, और बहुत सारी बातें हैं। भाई अधिकार है किसके खिलाफ है, किसके लिए मिलेगा, राज्य के विरुद्ध, तो इसलिए राज्य की परिभाषा है। फिर उन अधिकारों में हो क्या, तो ऐसा तो नहीं कि राज्य दुनिया भर के कानून बनाते जाए और वो सारे कानून नागरिकों के अधिकारों की अवहेलना करते रहे। इसके लिए अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा दी गई। विधि की परिभाषा में संविधान लागू होने से पहले और संविधान लागू होने के बाद की विधियां, इनमें से कोई भी विधि यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करती है तो न्यायपालिका उसे समीक्षा करेगी, और उसे लगेगा कि हाँ वास्तव में हनन कर रही है तो उसे वो विधि शून्य घोषित कर देगी। आप बिल्कुल इस मुगालते में न रहिएगा कि संविधान लागू होने के बाद की विधियों पर ही ये अनुच्छेद 13 लागू होगा। संविधान लागू होने के पहले की विधियों पर भी यह उतना ही प्रभावी है। तो अनुच्छेद 12-13 हो गया, वो मैंने आपको समझा दिया। राज्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो भी मैंने बता दिया। फिर आपको हमने एक सामान्य सी सूची दे दी। अभी हर समानता के अधिकार में आपको हम बताएंगे, वैसे वही कानून की समझ समता, भेदभाव का अंत, अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत, उन सारे अधिकारों को भरपूर एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन एक बार तैयार हो गया तो फिर ये मान के चलिए कि मौलिक अधिकारों से चाहे जैसे क्वेश्चन आए, प्री में आए, मेन में आए, हर जगह आप कर लेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और मेरे चैनल को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा मेरा समर्थन जैसे आप लोग कर रहे थे वैसे ही करिए। थोड़ा मुझे भाई इस बार आज 3-4 दिन बाद में मेरा वीडियो आ रहा है, इसके लिए मुझे माफी दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य के कारण भी थे, और क्या कहें, ध्यान दीजिएगा इन बातों का। इसको एक बार जरा रिवाइज कर लीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि कैसा लगा। बाकी चीजें ऐसी हैं, मैं जल्दी बिल्कुल सारे मौलिक अधिकार को बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, अमूल्य समय लगातार दे रहे हैं, मेरा समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी का हृदय की अतल गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।